बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन वाला मामला है, इसमें बिग बॉस कौन है और क्या ये स्कैंडल सिर्फ इतना ही है जितना हमने सुन लिया, कि क्या इस स्कैंडल के बतन से एक और बहुत बड़ा स्कैंडल जन्म लेने वाला है। ये हम आपको आगे चल के बताएंगे कि बिग बॉस कौन है और एक नया स्कैंडल इस स्कैंडल के बतन से कौन सा जन्म लेने वाला है। वो आपने सुन लिया कि लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती और अगवा बराए तावान की वारदात हुई है। अगवा के बाद बार बार ज़्यादती का निशाना बनने वाली दोनों गैर मुल्की ख़वातीन को बाज़याब करा लिया गया और चारों मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या मुलजिम बाकी चार हैं? बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन। सारी गुत्थी यहीं से सुलझती है, यहीं से उलझती है कि क्या मुलजिम चार हैं या पाँच हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार होने वालों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का नवासा रज़ा डार भी शामिल है। वाक़या की जो FIR सामने आई है उसके मुताबिक रज़ा डार इस वारदात का मास्टरमाइंड था। क्या वो मास्टरमाइंड था या उससे भी बड़ा एक मास्टरमाइंड था, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। नाज़रीन, FIR का मतन जो है नाज़रीन इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला है कि पूरी तरह बयान करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि इस व्लॉग को ख़वातीन भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, मेरी बहनें बेटियां माएँ सब देखती हैं। तो मैं ये मेरा जो शरीफाना सा एक व्लॉग है ये शायद उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। बहरहाल हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून ने जो कुछ बताया उसमें ये बयान उसमें से कहना चाहिए कि ये बयान हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि दोनों ख़वातीन का बार बार रेप किया गया और भी बहुत बहुत गलाजतें की गई। मग़वी ख़वातीन के जिस्म के नाजुक अज़ा को कांच से चरखे लगाए गए और इससे भी ज़्यादा नाज़रीन खौफनाक बातें हैं। FIR के मुताबिक रज़ा डार ने हॉलैंड और वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पाकिस्तान आने की दावत दी और उनके वीज़ा लगवाने में मदद की। अब बात यहाँ रोकी जा रही है कि जी रज़ा डार का मामला जो है, ये जो जुमला एक तरफ तो बहुत खौफनाक ये इल्ज़ाम है कि जी रज़ा डार मास्टरमाइंड था, दूसरी तरफ रज़ा डार को इस FIR में मासूम भी बना दिया गया है कि उसका तो वीज़ा लगवाने में भी था और कुछ किसी मामले में वो नहीं था। ऐसा भी साबित किया जा सकता है क्योंकि जिन्होंने साबित करना है वो तो दो कदम आगे बढ़ के साबित कर रहे हैं सारा कुछ। अब FIR के मुताबिक जिनसी ज़्यादती के अलावा इन ख़वातीन से $15 लाख तावान भी मांगा गया। ख़वातीन से कहा गया कि अगर उन्होंने तावान की रकम अदा ना की तो उनके जिस्मानी अज़ा जो हैं वो निकाल कर बेच दिए जाएंगे। जिस पर हॉलैंड वाली ख़ातून ने अपने वालिद को हॉलैंड में फ़ोन किया। ख़ातून के वालिद ने 15 पर अपनी बेटी के अगवा होने की कॉल चलाई, जिसके बाद ख़वातीन को बाज़याब कराया गया। 5 में से 4 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया गया। अंग्रेज़ी में दर्ज होने वाली FIR पढ़ें तो यकीन जाने नाज़रीन के इंसान के रोंगटे पत्थर दिल इंसान भी उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म के नवासे रज़ा डार पर FIR दर्ज होने पर पूरे मुल्क में फिर चेमगोइयाँ शुरू हो गई। दोनों गैर मुल्की ख़वातीन को 29 जून को अगवा किया गया और FIR जो है वो 2 जुलाई को दर्ज हुई। इस दौरान 4 दिन तक क्या होता रहा, इस पर मुख्तलिफ क्या सराहियाँ जारी हैं। मौजूदा हुकूमती सेटअप में इसहाक़ डार बहुत अहम पोजीशन रखते हैं। इसहाक़ डार को नवाज़ शरीफ के बहुत करीब समझा जाता है, इस वजह से उन्हें वफाक में शहबाज शरीफ पर एक चेक के तौर पर भी रखा गया है। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ अखबार नवीस ख़ुद बता रहे हैं कि इसहाक़ डार के नवासे पर इस तरह की FIR दर्ज नहीं हुई बल्कि कराई गई और जिस तरह से FIR दर्ज करने का प्रेशर आया है उसे बर्दाश्त करना नून लीग की सूबाई हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। बताया जा रहा है कि नून लीग की अहम तरीन शख्सियत FIR दर्ज होने और उसमें रज़ा डार का नाम आने पर बहुत नाखुश है, बरहम है। इस ज़मन में उन्होंने मरी में लाहौर पुलिस की अहम शख्सियात को भी तलब किया जो अपनी पूरी टीम वहाँ लेकर हाजिर हो गए। FIR दर्ज करने से मुतालिक वजाहतें भी देते रहे। बताया जा रहा है कि हॉलैंड और वेनेज़ुएला के सफारत खाने भी अपनी ख़वातीन के अगवा के बाद बहुत मुतहर्रिक थे। FIR भी उनके दबाव पे ही दर्ज करना पड़ी। बताया जा रहा है कि दोनों गैर मुल्की ख़वातीन
रज़ा डार की बिज़नेस पार्टनर थी और ये मिलकर क्रिप्टो का कारोबार करते थे। रज़ा डार को ये ख़दशा था कि उसका सरमाया डूब गया, जिस पर उन्होंने दोनों ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया, उन्हें डिफेंस लाहौर के घर में रखा। पहले इन ख़वातीन की मुख्तलिफ शहरों में सैर कराई गई, फिर ये इंतहाई कदम उठाया गया। जिनसी ज़्यादती का शिकार ख़वातीन का मेडिकल भी करा लिया गया और शायद उन्हें वापस उनके मुल्क भी भिजवा दिया गया। आज गिरफ्तार चार मुलज़िमों को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उनका 5 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है। लोग पूछ रहे हैं कि गैर मुल्की ख़वातीन को एक और ज़्यादती का निशाना बनाने और तावान तलब करने वाले मुलज़िमों के ख़िलाफ़ CCD कब सरगर्म होगी, कब उनकी इन जो हाई प्रोफाइल मुलज़िमों में से किसी के नेफे में पिस्टल चलने की इत्तला मिलेगी? क्या CCD इनमें से किसी को हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई नहीं कर सकती, या इस तरह के हरबे सिर्फ मफलूकुल हाल मुलज़िमों के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होते हैं? नाज़रीन, जो जानने वाले हैं वो मुसलसल 2-3 नुकात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। एक तो वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये FIR में जो डार है, जो रज़ा डार है, ये किसी बिग बॉस का जिक्र करता है, बिग बॉस को इत्तला देता है, बिग बॉस का नाम लेता है। नाज़रीन, बिग बॉस कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिग बॉस का नाम छुपाने के लिए हमारी हुकूमत जो है वो इतनी सरगर्म क्यों है कि बिग बॉस का नाम ना आ जाए, मुलज़िमों को 4 ही रखा जाए। फिर ये जो आधी रात को मजिस्ट्रेट के घर पे रेड की गई, सो कॉल्ड, जिसके खिलाफ आज अदालतों में भी आपने सुन लिया होगा वो सारा मामला के जजेस भी उठ खड़े हुए, और आधी रात को वहाँ से क्यों ज़रूरत पेश आई? बताने वाले बताते हैं, दरोग बर गर्दन रावी बताने वाले बता रहे हैं कि मकसद ये था कि उस वक्त जो है किसी न किसी तरह रज़ा डार को निकलवा के आधी रात को तो बाहर भेज दिया जाए। जिस तरह कहा जाता है मुबैना तौर पे उनके नाना को उस वक्त के वज़ीर आज़म ख़ाक़ान अब्बासी के जहाज़ में बाहर ले जाया गया था, या वो जहाज़ लेके मुल्क से बाहर चले गए थे, अगर आपको याद हो तो। आपको शायद ख़ाक़ान अब्बासी के जहाज़ में डार साहब जो है वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। तो कुछ इसी तरह का इंतज़ाम इस वक्त यहाँ पर भी करना मकसूद था, लेकिन बहरहाल मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। वैसा ही नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, वैसा हर्फ बहर्फ, एक्शन टू एक्शन बाज़ दफ़ा नहीं होता। इस दफ़ा भी वैसा नहीं हो सका। बहुत सारी क़ुव्वतें इसमें हिस्सेदार हैं, बहुत सारी क़ुव्वतें इसमें दबाव भी डाल रही थी, उससे मुख्तलिफ़ मतालिब और मफ़ाहीम भी अख्ज़ किए जा रहे हैं। इसलिए बड़ी जो बात है इस वक्त जानने वाले ये कहते हैं कि अगर बिग बॉस का नाम सामने आ जाए तो फिर ये स्कैंडल छोटा लगने लगेगा, फिर एक बहुत बड़ा बबल जो है वो बस्ट होगा, एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। कहने वाले ये कहते हैं, इसलिए बिग बॉस के नाम पर पर्दा डालना बहुत ज़रूरी है। बिग बॉस के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता चलूँ कि जब ये रज़ा डार का मामला आया तो कहा जा रहा था करीबी अजीज़, ये नहीं कहा जा रहा था नवासा, करीबी अजीज़। तो जनाब अली, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर बिग बॉस का नाम सामने आ गया नाजरीन, तो फिर उससे भी ज़्यादा करीबी अजीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा उससे भी ज़्यादा करीबी अजीज़। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इससे ज़्यादा मेरे भी पर जलते हैं नाजरीन कि बिग बॉस और फिर इससे भी बड़ा स्कैंडल। ये बताने वाले बताते हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों, हक़ खुद इरादियत और जमहूरी हकूक़ के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार करते हुए मौजूदा हालात में इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला करती है। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और असूली मौक़िफ़ है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुज़र रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पंजाब से आज़ाद कश्मीर को अशियाए खुर्दोनोश की तरसील भी
मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे हालात में कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय उनके मसाइल का फ़ौरी और मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीलॉग में अर्ज़ किया था कि इंतखाबात के बाइकाट करने के हक़ में भी PTI के अंदर दलाइल मौजूद हैं और मुखालफत में भी बड़े मजबूत दलाइल हैं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के बाइकाट के फ़ैसले पर नून लीग के हामियों और वफाकी वज़रा की जानिब से जिस तरह का रद्द अमल आया है, उससे पता चलता है कि PTI ने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है। PTI से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसके जीते हुए उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करके उनकी वफ़ादारियाँ ख़रीद ली गई, मगर इस पर नून लीग को एतराज़ नहीं हुआ। और जब इतने मज़ालिम के बाद PTI ने इंतखाबी मैदान से निकलने का फ़ैसला किया तो नून लीग की ताने दे रहे थे कि जी PTI का इंतखाबी बाइकआउट जो है वो एंटी स्टेट एजेंडे का हिस्सा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में लामहल्ला टर्नआउट जो है वो बहुत कम रहेगा। वैसे अब इलेक्शन कराने की नाज़रीन ज़रूरत बची भी क्या है, पीछे नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी दो जमातें रह गई हैं, उनके लिए इंतखाबात पर बड़े बड़े अखराजात करने दोनों को क्या ज़रूरत पड़ी है। दोनों जमातें खुद ही बैठ कर यसू पंजू खेल के या कुछ भी करके पुग के टॉस करके सीटें तकसीम कर लें, तुम्हारी इतनी मेरी इतनी का फार्मूला लगा कर हुकूमत बना लें। बिला वजह इलेक्शन में कौमी सरमाया करने की ज़ाया करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से शहर इक़्तिदार से मिलने वाली ख़बरें ज़्यादा हौसला अफजा नहीं हैं। नून लीगी कैंप में मौजूद लोग जो हैं उनके बयानात बता रहे हैं कि हालात बिल्कुल भी हौसले का बायस नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया जिसमें काबीना के अपने ही एक साथी का नाम लिए बग़ैर हल्फ़ तनकीद बनाया उनको। पहले ख्वाजा साहब का ट्वीट सुन लें। वो कहते हैं, पिछले साल बेशुमार घर जो हाउसिंग सोसाइटियों ने दरियाए रावी की ज़मीन लावारिस समझ के प्लॉट बनाकर मासूम लोगों को बेचकर सैकड़ों अरब बना लिए, वो आज भी मुंतज़िर हैं कि उनको इंसाफ मिले। बरसात आने वाली है, सैलाब का ख़दशा है, दुआ है गुज़िश्ता साल की तरह तबाही और बर्बादी ना हो और मज़ीद लोग सैलाब के हाथों और हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान के हाथों लुटने से महफूज रहें। इस ट्वीट में ख्वाजा आसिफ नाम लिए बग़ैर लाहौर की पाकव्यू सोसाइटी और काबीना में अपने साथी अब्दुल अलीम ख़ान पर ज़बरदस्त लफ्ज़ी वार कर रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? अंदाज़ा यही है कि हुकूमती सफ़ों में नफ्सा नफसी का आलम है। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब का ट्वीट भी मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करता हुआ नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि सायों से होने वाली सरगोशियाँ अब ज़्यादा बुलंद हो रही हैं। बदनाम कहानियाँ या स्कैंडल्स का मौसम शुरू हो चुका है। छुपी हुई सच्चाइयाँ रोशनी की तरफ अपने पंजे गाड़ती हुई निकल रही हैं। कोई भी महफूज नहीं है। नताइज के लिए तैयार रहो। वो हमेशा तुम्हारे ख़्याल से कहीं ज़्यादा सख्त वार करते हैं। इससे भी पता चलता है नाज़रीन कि अंजाम का आगाज़ हो चुका है। जिस जुलाई में ज़वाल की पेशगोई की गई थी वो जुलाई ग़ालिबन शुरू हो चुका है। ये जुलाई अपने आगाज़ पर ही सितमगर सा लगने लगा है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना ये है कि एक कौम के तौर पे हमें अब रिवायती माइंडसेट और तमाम तर हिचकिचाहट को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने ये नहीं बताया कि रिवायती माइंडसेट क्या है। रिवायती माइंडसेट तो यही है कि हारे हुए को हारा हुआ कहा जाता है, धांधली करने वाले को मैंडेट चोर कहा जाता है। इस रिवायती माइंडसेट को कैसे बदला जाए? मरियम औरंगज़ेब ने इससे पहले जिस अंदाज में कहा कि जहाज़ ख़रीदा है भाई, कर लो जो करना है, ख़रीदा है भाई, इस पर पूरे मुल्क में सोचने समझने वाला तबका इंतहाई मुश्तिल है, सख्त नाला है, गुस्से में है। इस लहजे को रौनत और तकब्बुर करार दिया जा रहा है। परले दर्जे की रौनत, परले दर्जे का तकब्बुर। मगर मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में भी कहा था कि मरियम नवाज़ ने जो कहा, मरियम वो इस माहौल की नुमाइंदगी करता है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कहा वो इस माहौल की नुमाइंदगी करता है जिसके तहत वो इस इक़्तिदार में आई हैं। इसमें अचंभे की क्या बात है? बल्कि हमें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कि उन्होंने सिर्फ जहाज़ के मामले में अपना रवैया बताया है या अपनाया है। हालांकि वो और भी कई मामलात में ऐसा कह सकती थी मगर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने या अभी तक ऐसा ही इतना ही कहना ज़रूरी समझा है वो, वरना तो वो कह सकती थी कि छीना है मैंडेट भाई, कर लो जो करना है।
17 सीटों के बावजूद इक़्तिदार संभाला है भाई, जाओ जो करना है कर लो। वो कह सकती थी कि महंगाई है भाई, कर लो जो करना है। वो कह सकती थी नहीं कराया बल्दियाती इलेक्शन भाई, कर लो जो करना है। वो कह सकती थी कि यास्मीन राशिद से हारे हैं भाई, कर लो जो करना है। जो मेयर शराफत से हारे हैं भाई, कर लो जो करना है। वो कह सकती थी सेहत कार्ड ख़त्म कर दिए है भाई। वो कह सकती थी हाँ गरीब को कफन मिलना मुश्किल हो गया है भाई, कर लो जो करना है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिस लहजे में बात कर रही हैं उसे समझें नाजरीन। वो खुद नहीं बोलती, उनके लहजे में इक़्तिदार की ताकत बोलती है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह राज पा लिया है कि यहाँ आवाम की कोई हैसियत नहीं है। इससे पहले उनके लीडर नवाज शरीफ ने अदालत को कह दिया था कि जजेस कहते हैं कि तुम्हारे असासे आमदन के मुताबिक नहीं है, तो जिस पर नवाज शरीफ ने कहा था नहीं है तो नहीं है भाई, तुम्हें इससे क्या। याद है ना, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था नहीं है तो नहीं से भी तुम्हें क्या। इसलिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा को बतौर वज़ीर ना देखें, उन्हें एक कैफियत के तौर पर नाज़रीन समझने की कोशिश करें। वो जिस कैफियत में हैं इसमें ऐसी ही बातें की जाती हैं। इसीलिए अवाम को वो कह रही हैं कि रवायती माइंडसेट को बदलें और नई हकीकतों को दिल से कबूल कर लें, तस्लीम कर लें। और नाज़रीन, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों के शोर में ये ख़बर भी सुन लें कि आलमी शोहरत याफ्ता इदारे हेनले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की नई फहरिस्त जारी कर दी है। सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। हालांकि सिंगापुर की हुकूमत ने किसी सफारती कामयाबी का दावा भी नहीं किया, जबकि पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला जो है वो दुनिया का चौथा मुल्क करार पाया है। पाकिस्तान से नीचे 4 मुल्क हैं, इराक, शाम, अफ़गानिस्तान और यमन। चारों ऐसे मुल्क हैं जो कई दहाइयों से खाना जंगी का शिकार हैं। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते नासिर शाह के चंद खूबसूरत अशार। खुदा आज़माता नहीं इस कदर, खुदा आज़माता नहीं इस कदर, जहाँ आज़माता रहा जिस कदर, जहाँ आज़माता रहा जिस कदर। घड़ी आज़माइश की थी चंद घड़ी, मगर हम ना रह पाए सीना सफ़र। उसी की बदौलत हूँ पाबा रसन, उसी की बदौलत हूँ पाबा रसन, जो लेके चला था मैं ज़ादे सफ़र, जो लेके चला था मैं ज़ादे सफ़र। अज़ां है, इकामत है और फिर नमाज है, क्या मुख्तसर ज़िंदगी का सफ़र। उठो ज़ुल्मते शब को पैगाम दो, उठो ज़ुल्मते शब को पैगाम दो, नहीं रोक सकता कोई अब सहर। हकीकत से इनकार है ना फ़रार, हकीकत से इनकार है ना फ़रार। नहीं मिलते जीते जी क़ब्र क़दर, नहीं मिलते जीते जी क़ब्र क़दर। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।